हेलो दोस्तों, तो आपके आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सिंपल अटेम्प्ट है हमारा। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि आपको एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेंस आंसर राइटिंग को एनहांस करने में या इंटरव्यू में इन क्वेश्चन को आंसर करने में, उसको हम आपको असेस कराते हैं। ठीक है, तो अगर हम शुरुआत करें, वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन इन न्यूज़, वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट, लेकिन देयर आर अदर आर्टिकल्स इज वेल जिन पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहला आर्टिकल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि प्राइवेट फर्म्स को क्यों इनवाइट किया जा रहा है रेलवेज पे एंड किस तरह से ये मॉडल वर्क करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल विच वाज देयर इज कि साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि कोरोना के समय पे बहुत ज़्यादा ऐसे फिशिंग ईमेल्स आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी साइबर सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे डील करने के लिए देयर वाज वेरी गुड आर्टिकल। आप इसको अपने एसेज में कोट कर सकते हैं या इनसे रिलेटेड सिक्योरिटी क्वेश्चंस में भी। देन एरियल सीडिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, राइट, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं आप इसको सजेस्ट कर सकते हो अपने एग्रीकल्चर एसोसिएटेड आंसर्स में, एंड नाउ बिकॉज देयर सम पायलट प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद इट, अगेन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता है, इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, राइट, 3 आर्टिकल्स थे न्यूज़पेपर में जो कहीं ना कहीं इसका एनालिसिस करते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं एंड कुछ पॉइंट्स पे क्रिटिकल एनालिसिस है। तो आप दोनों तरह के प्रोज एंड कॉन्स को डेफिनेटली नोट कर लीजिए। अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले रेलवेज की बात करें। वो कह रहे हैं कि रिसेंटली एक रोड मैप बना है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो प्राइवेट सेक्टर के साथ, किस एजेंडा में, कि अपग्रेड किया जाए कंट्री के रेलवे सिस्टम को। अब वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि सरकार चाहती है कि बाय 2030 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाए रेल प्रोजेक्ट पे। अब बजट से सिर्फ इसका कुछ ही पार्ट फाइनेंस हो सकता है, तो बाकी पैसा कहां से आएगा। बाकी पैसे पे इन्वेस्ट करने के लिए ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाई गई हैं। रीजन दे बीइंग सो दैट डेवलपमेंट फास्टर हो। ठीक है, जब सरकार के पास जब तक ये अमाउंट इकट्ठा होगा देन इट विल बी इन्वेस्टेड, इट विल बी डिलेड। तो ताकि ये डिले ना हो, इस वजह से इस तरह का डेवलपमेंट लाने की बात की गई है। तो बेसिकली द डिसीजन टू अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स की वो पैसेंजर ट्रेन को भी रन करें, इस वजह से शुरू हुआ है। देखो ऐसा है, बहुत सिंपल सी बात है, आप आगे भी पढ़ोगे कि जो फ्री ट्रेन है ना, जिससे सामान इधर उधर ले जाया जाता है, इसमें जो है प्राइवेट प्लेयर्स पहले भी रहे हैं, पर पैसेंजर ट्रेन जो है ये स्पेसिफिकली सरकार इससे एसोसिएटेड रही है। अब सरकार इसको भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लाना चाहती है। अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्री ट्रेन्स हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं डिविएट कर दिया जाएगा टूवर्ड्स द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। और जितने भी बाकी जोन्स बचेंगे, मान लीजिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स में कुछ पर्टिकुलर रूट्स हैं, उन रूट्स के अलावा जितनी भी जगह बचेगी वहां पे नई तरीके की मॉडर्न ट्रेन्स लगाई जाएंगी। लेकिन इन मॉडर्न ट्रेन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंजन्स के लिए, कोचेस के लिए, फिर इनको बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर। तो इस वजह से ह्यूज मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंस हो जाएगा इंडियन रेलवेज के लिए। अब क्योंकि इंडियन रेलवेज जो है इसको नहीं अफोर्ड कर सकती टिल 2030, इसलिए आप प्राइवेट प्लेयर्स को ले आए हैं। ऑल्सो इंडियन रेलवेज में हमेशा क्या हुआ है कि जितना भी आप पैसा टिकट्स पे कमाते हैं, आप उसको नहीं, लेट मी ट्राई टू पुट इट इन अ डिफरेंट वे, जितना भी आपको फ्रीट ऑपरेशन से पैसा आता है, सामान को यहां से वहां करने में, उस पैसे से आप टिकट्स में सब्सिडी दे देते हैं। तो इसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं कि जब आपने एक पॉइंट ए से जो पैसा कमाया, उस प्रॉफिट से आप पॉइंट बी पे अगर आप रिबेट दे दो, तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन की जाती है, जो फ्रीट से पैसा आता है टुवर्ड्स पैसेंजर। इस वजह से क्या होता है कि रेलवे के पास अपने बहुत ही कम प्रॉफिट्स बच जाते हैं, तो इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करने की बात है। ऑल्सो बहुत सिंपल है कि ये जितनी भी एजेंडा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वजह से लॉसेस हो रहे हैं, इस वजह से एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है प्राइवेट कंपनीज को कि आप फ्यूचर में आप इनको रन कीजिए। और उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जितना भी पैसा है, राइट, जो इन्वेस्टमेंट है, इट विल हैव टू बी बोर्न बाय दी प्राइवेट प्लेयर्स। तो बेसिक एजेंडा क्या है कि पैसेंजर्स को एक ऑप्शन दिया जाए और भी सुपीरियर ट्रेन सर्विसेज का, राइट। हाउ सुपीरियर ट्रेन सर्विसेज, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन इस तरह से हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स रादर इस तरह से यूज करेंगे उस पूरे पैसे को कि उनको भी प्रॉफिट हो प्लस सर्विसेज भी अच्छी दी जाए। तो कई बार हम ऐसी बात करते हैं कि इंडियन रेलवेज में अभी भी ट्रेन सर्विसेज सुपीरियर नहीं है, तो ताकि आपको एक सुपीरियर ट्रेन सर्विस दी जाए, रेलवेज इस और पैरेलली रेलवेज को इसमें पैसा भी ना लगाना पड़े, बिकॉज रेलवेज तो अपने पैसा क्रॉस सब्सिडाइजेशन पे गवा रही है, राइट। ऑल दो क्रॉस सब्सिडाइजेशन से एक पर्टिकुलर स्ट्राटा है जिससे सब्सिडी पे ट्रेन टिकट्स मिल रही है, लेकिन
रेलवेज कहीं ना कहीं क्योंकि अपना इंफ्रा बढ़ाना चाहती है, इसीलिए दे आर इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर्स नाउ ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है कि रेलवे ने इस पे सोच विचार नहीं किया, दे हैव बीन रिसेंटली देयर हैव बीन सर्टेन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जिसपे इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है, विच वॉज हेडेड बाय द नीति आयोग CEO, एंड अकॉर्डिंगली इस पूरे प्रोसेस पे डिस्कशन करके ही पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया गया है, राइट। लेकिन रेलवे के भी बोर्ड की जो मीटिंग्स हैं दैट विल कीप ऑन डूइंग ऑन, और पैनल जो है इवेंचुअली लुक इनटू करेगा कि किस तरह से रेलवे स्टेशंस की भी रीडेवलपमेंट हो थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो आप देख रहे हो जितना ट्रेन्स को इंप्रूव किया जाने की बात है उतनी ही स्टेशंस को भी इंप्रूव करने की बात है ऑल्सो। अब किस तरह से या रादर कितनी ट्रेन्स जो है इनिशियली प्राइवेट प्लेयर्स ऑपरेट करेंगे, तो बेसिकली कुछ सिटीज को मिला के 12 बेसिक क्लस्टर्स बनाए गए हैं मेजर सिटी से एसोसिएटेड, और हर एक क्लस्टर को एक एक इंडिपेंडेंट बिजनेस प्रोजेक्ट हेड को दे दिया जाएगा, राइट, एंड अकॉर्डिंगली दे विल हैव टू मैनेज दिस, ठीक है। अब किस तरह से उनको बुलाया जाएगा, किस तरह से ये पूरा पैसा जाएगा, बिडिंग प्रोसेस होगा फॉर ऑल दीज 12 क्लस्टर्स, और 35 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा हर एक क्लस्टर से। रीजन देयर बीइंग ट्रेन्स और इंजन की जो यूजुअल सर्विस है ये 30-35 साल तक ही होती है, सो एवरी 35 ईयर्स देयर विल बी अ डिफरेंट बिडिंग प्रोसेस। बट फिलहाल आप सिर्फ पहले बिडिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं, इवेंचुअली हाउ द प्रोसेस विल वर्क अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू रन ट्रेन्स, देखो बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया में हमेशा ही मोनोपोली रही है इंडियन रेलवेज की, इसीलिए इंडिया में पहले कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसने इंडिया में रेलवे को रन किया हो, इसीलिए इन्विटेशन इंडियन कंपनीज को भी है, प्लस बाहर से यदि कोई कंपनी आना चाहती है उन्हें भी इक्वली इन्विटेशन एक्सटेंडेड है। लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया है जो रेलवे ने सेट किया है कि उनकी टोटल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए एंड सर्टन इश्यूज लाइक दैट, सो दैट अगर आप फाइनेंशियली एलिजिबल हो तो यस यू कैन एक्चुअली अप्लाई टू बी वन ऑफ द क्लस्टर्स ऑल्सो। अब किस तरह से ये प्राइवेट कंपनी जो है पैसा कमाएंगे, सिंपल है, प्राइवेट कंपनी ने पैसा लगा दिया अपना, पर उन्हें प्रॉफिट कैसे होगा, राइट, बेसिकली इक्विटी के थ्रू जो है इन्हें पैसा दिया जाएगा। इक्विटी के थ्रू क्या होगा कि जितना भी जो शेयर उनका होगा उस पर्टिकुलर रेलवे से एसोसिएटेड, उससे जो भी उन्हें प्रॉफिट आएगा इक्विटी से, आई होप आपने इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है, उससे फाइनली ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं दे विल एक्चुअली गेट योर प्रॉफिट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जितने भी फेयर्स हैं, राइट, या एसोसिएटेड मॉडल्स हैं कि किस तरह से फेयर्स फिक्स होंगे, या मान लीजिए किस तरह से सर्विसेज जो एक्स्ट्रा दी जाएंगे उससे कितने एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे, ये भी प्राइवेट कंपनीज ही डिसाइड करेंगी, और इससे भी जो भी एडिशनल फंड आएगा वो भी रेलवेज के साथ शेयर किया जाएगा। नाउ किस तरह की सर्विसेज एक्सपेक्टेड है प्राइवेट ट्रेन से, ऑब्वियसली क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो जितनी भी फिलहाल करंटली इंडियन रेलवेज की कैपेसिटी है उससे तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, एंड मैक्सिमम स्पीड जो अभी तक जिसकी बात हुई है 160 किलोमीटर पर आवर की बात हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनिशियली यदि इन प्राइवेट फर्म्स ने काम शुरू कर दिया तो उनको सडनली दे विल बी एबल टू स्टार्ट सच कंडीशंस, नो, सबसे पहले कुछ रेलवे प्री कंडीशंस देगा इन पर्टिकुलर रेलवे लाइंस के लिए या फिर इन पर्टिकुलर ट्रेन्स के लिए, एंड उसके बाद ट्रायल रन्स होंगे। ट्रायल रन्स के साथ साथ वंस दे आर सर्टिफाइड कि यस ये अब बिल्कुल तैयार है इंडियन रेलवेज के लिए, तब इन ट्रेन्स को रोल आउट किया जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑपरेटर के पास हमेशा ही फ्री हैंड रहेगा कि किस तरह से वो यहाँ पे सर्विसेज देना चाहते हैं ऑल्सो। अब इंडियन रेलवेज को कैसे पैसा मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कहीं ना कहीं पैसे शेयर होंगे, तो रेवेन्यू को शेयर किया जाएगा बिटवीन प्राइवेट प्लेयर एंड दी रेलवेज, ठीक है। तो ईयरली जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, मान लीजिए कि 4 लोग बिड कर रहे हैं, अब ये इस चीज पे बिड करेंगे कि आप अपने रेवेन्यू का कितना रेलवेज के साथ शेयर करेंगे, जो भी मैक्सिमम अमाउंट शेयर करेगा उनको उस पर्टिकुलर क्लस्टर की बिडिंग दे दी जाएगी, राइट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स ऐसा नहीं है कि एक बार यदि आपने ऐसी ट्रेन्स चला दी तो उसके बाद उनका एनालिसिस नहीं किया जाएगा। रेलवे सिस्टम विल कीप ऑन एनालाइजिंग कि इन नई ट्रेन्स की मेंटेनेंस सही हो रही है या नहीं, पंचुअल है या नहीं, कितनी रिलायबल है, और यदि सर्विस रिलायबल नहीं रही तो कहीं ना कहीं इनको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि इवन दो प्राइवेट प्लेयर्स इंक्लूड किए जाएं, लेकिन फिर भी एक अकाउंटेबिलिटी जो कि सरकारी प्रोसेसेस में होती है उनको मेंटेन किया जाए, और यदि अकाउंटेबिलिटी सही ना हो तो कहीं ना कहीं पेनलाइज भी किया जाए,
ठीक है। तो अल्टीमेटली बहुत सिंपल सी बात है कि अब इतना सब जब अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स भी कुछ इसमें एक्सेस डिमांड करेंगे, तो उनके लिए एक नॉन डिस्क्रिमिनेटली एक्सेस है प्राइवेट ट्रेन्स के लिए कि वो किस तरह से चलाना चाहते हैं, किस तरह के सिस्टम्स देना चाहते हैं, किस तरह के इंफ्रा देना चाहते हैं, ये एब्सोल्युटली उन पे डिपेंड करेगा। हाँ, बट ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं रेलवे को लैंड देना पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर्स को कि कहीं ना कहीं आप मेंटेनेंस फैसिलिटीज बनाएं, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पे ये कोचेस बनेंगे, इनकी मेंटेनेंस होगी, उसके लिए लैंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैंने आपको बताया था 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आफ्टर 35 ईयर्स ये मेंटेनेंस किसको चली जाएंगी, रेलवेज को इवेंचुअली चली जाएगी। अब ऑलरेडी एक तेजस ट्रेन है जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज हो चुके हैं, नहीं, इनको इंडियन रेलवेज नहीं चला रहे बट IRCTC चला रहे हैं। आपको खाना मिलता है IRCTC से, राइट? सो अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रेलवे का ही एक पार्ट इनको चला रहा है, राइट? लेकिन अब जो आगे जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्रेन्स चलाएंगे, ठीक है। अब क्या ये नई बात है कि पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स एंटर हुए रेलवे स्टेशन में? नहीं, मैंने आपको बताया था फ्रीट में तो डेफिनेटली थे, लेकिन पैसेंजर ट्रेन्स में अभी तक गवर्नमेंट मोनोपोली थी और पहली बार ऐड हुए हैं। और बहुत सिंपल सी बात हो रही है कि क्या ये कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन है इंडियन रेलवेज का? ध्यान देना, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज 100% आप रेलवेज उन्हें नहीं दे रहे हो, बल्कि जो आपका इनिशियल, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रा है वो तो चलेगा ही, प्लस यू आर एडिंग मोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मोर ट्रेन्स विद सच टेक्नोलॉजी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जितनी पब्लिक ऑलरेडी सरकारी इश्यूज हैं वो तो चलते ही रहेंगे, प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप भी शुरू होगी। नेक्स्ट अगर आप आए, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा आर्टिकल था। दैट सेड कि जितनी भी ईमेल्स हैं या ऐसे फिशिंग ईमेल्स हैं या कोई स्पैम मैसेजेस हैं, ये कोविड में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि कोविड आया तो पीपल रियलाइज कि ग्लोबल हेल्थ केयर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी भी एक ऐसा नीश एरिया है जहाँ पे अभी तक एक्सपर्ट्स के पास ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं इस पूरी साइबर स्पेक आर्किटेक्चर पे भी हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जैसे कोविड ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंफ्रा को एक टॉप पे ले आए हैं, उस तरह साइबर सिक्योरिटी को भी टॉप पे आने की जरूरत है। नाउ यूजुअली क्या होता है कि जितना भी आपका फिजिकल इंफ्रा होता है ना, फिजिकल इंफ्रा एज इन सर्वर्स हैं आपके, ये यूजुअली जिस कंट्री में होते हैं उनके बॉर्डर कंट्रोल के अंडर होते हैं ना। बेसिकली जो भी वहां पे इशूज हो वहां के नेशनल नेटवर्क्स या नेशनल पुलिस देखती है। लेकिन ध्यान देना, हम इसके अलावा भूल जाते हैं कि स्टेट्स के अलावा बाकी भी तो स्टेक होल्डर्स हैं। मान लीजिए कि कितने नेटवर्क्स हैं जो प्राइवेट है। मान लीजिए अगर आप कहो कि सिंपल सी बात करते हैं, अगर इंटरनेट प्रोवाइड आपको BSNL कर रहा है तो रिलायंस भी तो कर रहा है। इसका मतलब जितनी प्राइवेट एंटिटीज इन्वॉल्व है उतनी ही पब्लिक एंटिटीज भी इन्वॉल्व है। प्राइवेट एंटिटीज के लिए जो आप इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हो दैट इज नॉन स्टेट एक्टर्स, राइट? तो अल्टीमेटली इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही तरफ के लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी के नॉर्म्स बनाएं जो कि ग्लोबल हो, ताकि वो कहीं ना कहीं प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स दोनों को असेस करें। नाउ सबसे पहली बार जब इसकी बात हुई थी कि इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और UN में इसको उठाया गया था, दैट वाज बाय रशिया 98। उसके बाद काफ़ी सारे एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पे अभी तक बात नहीं हुई है। अगर एस्पियोनाज हो तो किस तरह से उनको असेस किया जाए, डिजिटल प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे आपकी कंट्री वांट्स टू एक्सेस द डेटा दैट यू हैव, राइट? क्या आपकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं हो रही? इंटरनेट को कैसे गवर्न किया जाए बाय द गवर्नमेंट, इन पे कहीं ना कहीं भी डिस्कशन नहीं है। सारे डिस्कशन हमारे साइबर टेररिज्म या साइबर क्राइम पे ही रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं UN बॉडीज को इन 3 चीज़ों को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक डिजिटल रोड मैप की ज़रूरत है डिजिटल कोऑपरेशन के लिए। ऑल्सो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ज़रूरी तो नहीं है कि जो उससे आसपास के रिसोर्सेज हो वो भी बढ़े। यही हो रहा है साइबर स्पेस के साथ भी। साइबर स्पेस तो बढ़ रही है, आपको ज़्यादा एक्सेस टू रिसोर्सेज मिल रहा है, ज़्यादा एक्सेस टू वेबसाइट्स है, लेकिन सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा धीरे बढ़ रही है, उसके साथ साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं इंडिया जैसी कंट्री को बहुत ज़रूरत है कि अपने इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ साइबर स्पेस की रेलेवेंस को भी उतना ही ध्यान दे, ठीक है। ऑल्सो इंडिया में अब तक क्या किया गया है आपको पता होगा, जो CERT इन करके है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी की इंडिया में नोडल एजेंसी यही है, ठीक है। इवेंचुअली डेटा सिक्योरिटी लॉ आने की भी बात है जिसमें वील हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशंस विल बी देयर। ऑल्सो
वर्ल्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बुडापेस्ट कन्वेंशन है ना. दिस इज वन ऑफ द प्री का क्वेश्चंस एज वेल कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे एसोसिएटेड है. तो कहीं ना कहीं हमें जितना इंडियन टेक्नोलॉजीज को या इंडियन इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उतना ही बुडापेस्ट कन्वेंशन या ऐसे बाकी कन्वेंशन से एसोसिएट होने की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है. बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनके अपने अकॉर्ड्स हैं या अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट के या फिर सीमेंस के, इनके अपने अलग चार्टर्स हैं, अपने अलग सेट ऑफ लॉज है. तो कहीं ना कहीं जरूरत इस चीज की भी है कि जितना प्राइवेट सेक्टर इसको सीरियसली ले रहा है, उतना ही पब्लिक अंडरस्टैंडिंग भी हो टुवर्ड्स दिस साइबर सिक्योरिटी डिमेंशन. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइबर स्पेस. ऑन द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नॉट एवरीबडी कैन बी एसोसिएटेड विद इट. जो भी आपके इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स है सिर्फ वही एसोसिएट हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इन सभी को आगे एक साथ मिलके एंड देन कमिंग टुवर्ड्स अ साइबर सिक्योरिटी लॉ इज द आंसर फॉर इंडिया. ठीक है, अब अगर हम एरियल सीडिंग की बात करें, तीसरा आपका जो था, एरियल क्या होता है, हवा से. तो एरियल सीडिंग बेसिकली क्या होता है, सिंपल शब्द में बताती हूँ. मान लीजिए ये आपका लैंड है, तो ऊपर से है ना कहीं किसी ड्रोन की हेल्प से या जो छोटे छोटे प्लेन्स आते हैं उनकी हेल्प से सीड्स जो कि ऑलरेडी जिनमें बाकी जो मेन्योर या खाद मिक्स्ड होती है उनको स्प्रे किया जाता है इन दी लैंड. तो वो अपने आप इन लैंड पे इवेंचुअली ग्रो करना शुरू करती थी, बिकॉज ऑलरेडी जो भी आपकी मेन्योरिंग वगैरह है वो सारा कुछ इसमें कर दिया जाता है. तो हरियाणा में ऑन पायलट बेसिस ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है एंड इवेंचुअली डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी लेट्स से कि इफेक्टिवनेस कितनी है, राइट, आगे देखा जाएगा इफ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड और नॉट. तो एरियल सीडिंग क्या है, जहां पे सीड बॉल्स, ठीक है, सीड्स को ऑलरेडी कवर किया जाता है विद क्ले, कंपोस्ट, अदर कंपोनेंट्स, उनको ग्राउंड पे स्प्रे किया जाता है बाय प्लेन्स, हेलीकॉप्टर. अच्छा, सीड को मैं डायरेक्टली भी तो ग्राउंड की तरफ स्प्रे कर सकती हूँ. वाई वुड कवर्ड विद अ मिक्सचर, बिकॉज सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं. तो उससे क्या होगा, उनके उड़ने के हवा में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. तो इनको थोड़ा सा भारी बनाया जाता है ताकि स्प्रे होकर ये ज़मीन में चली जाए. अब इससे बेसिक एजेंडा क्या होता है, बहुत सिंपल है कि टारगेट किया जाता है एक एरिया, किस एरिया पे आपको स्प्रे करना है, और विथ लो फ्राइंग जोन्स जो है आपको उन रीजन्स पे इनको डिस्पर्स कर दिया जाता है. नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन सा समय है जब आप ये चीज़ें करें ताकि इनफ रेन हो, इनफ न्यूट्रिएंट्स हो, ताकि ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए. नाउ एडवांटेज क्या है इसका, बहुत सिंपल एडवांटेज है कि बहुत से ऐसे पहाड़ी रीजन्स होते हैं जहाँ स्लीप स्लोप्स है या फॉरेस्ट रीजन्स है जहाँ जाना पॉसिबल नहीं है. तो वहाँ आप एरियल सीडिंग की हेल्प से रादर देन गोइंग टू दैट प्लेस फिजिकली, आप ऊपर से ही सीड्स वहाँ पे स्प्रे कर देते हो, राइट. इसीलिए इसको फायर एंड फॉरगेट वे ऑफ प्लांटेशन भी कहते हैं कि एक बार आपने सीड स्प्रे कर दी वो अपने आप ग्रो करते हैं. इसका एक और एडवांटेज क्या है कि आपको प्लोइंग या डिगिंग नहीं करनी पड़ती सीड्स पे, वो ऑलरेडी हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे अब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होनी चाहिए कि इसका मतलब हर चीज़ से की जाए, नहीं. डेफिनेट स्पीशीज जो डेफिनेट जगह पे पॉसिबल है जिसका उगना, उन्हीं को किया जा सकता है. तो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली उनको वहाँ पे इस तरह से स्प्रे किया जाना चाहिए. द टाइमिंग इज वेरी क्रिटिकल क्योंकि उस समय उस पर्टिकुलर सीड का सीजन होना चाहिए. नाउ वंस यू डू दैट, विल दिस रिप्लेस जो बेसिक कन्वेंशनल पैटर्न है आपका? नहीं. तो सरकार क्या कह रही है, हम तो बस ये चेक करना चाहते हैं कि कितना इफेक्टिव है, और एजेंडा ये कन्वेंशनल मेथड्स जो चलेंगे ही पैरेलली ये नया मेथड भी चलाया जाए. ठीक है जी. तो कभी भी आपको एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आए, यू कैन डेफिनेटली कोड दीज थिंग्स. ठीक है जी, कि ये कुछ नए मेथड्स हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं. ओके, अब आपने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैम का आज बिग न्यूज़ देख लिया होगा, तो हम एजुकेशन पॉलिसी दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एनालिसिस है उनके, कुछ पॉइंट्स आपके प्रोज में हो सकते हैं, कुछ कॉन्स में हो सकते हैं. तो दोनों को ही आप अकॉर्डिंगली अपने नोट्स में लिख लीजिए. तो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, इस पॉलिसी को ज़रूरत है कि क्लोज स्क्रूटनी हो. रीजन दे बीइंग अभी पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, तो अभी डिस्कशन एंड डिबेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी कोई पॉलिसी होती है उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है ताकि उस पर डिस्कशंस हो. तो अभी ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. रादर अगर ESA गाइडलाइंस का
जो लेटेस्ट आई हैं, अगर आप उनका क्रिटिसिज्म करो तो उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि पैंडेमिक और लॉकडाउन में उस पर सही तरह से डिस्कशन नहीं हो पाया, पहला मुद्दा जो है। दूसरा इशू क्या है, वो कह रहे हैं कि जो इस पॉलिसी में SEDG शब्द यूज हुआ है विच इज सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, लेकिन बताया नहीं गया कि ये एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट। तीसरी बात वो कर रहे हैं कि इनहेरेंटली या रादर कास्ट शब्द यूज हुआ है और शेड्यूल कास्ट कहा गया, बट क्या ये हर स्टेट के हिसाब से होंगे या सेंटर के हिसाब से होंगे, इस पे कोई भी डेफिनेट बात नहीं है। तीसरा इशू। चौथा इशू वो बात कर रहे हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो टीचर्स, स्टूडेंट्स या अदर एम्प्लॉयज हैं, किस तरह की रिजर्वेशन होंगी, क्या मैकेनिज्म्स होंगे, मैकेनिज्म्स की बात अभी तक नहीं। पर ऑब्वियसली दोस्तों अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट आया है, इवेंचुअली और भी गाइडलाइंस आएंगी, तो वील हैव टू सी एंड पुट अप दीज पॉइंट्स। एक और जो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे आश्रम शालास की बात है, लेकिन एग्जैक्टली अडियर नहीं किया गया है कि किस तरह से ये आश्रम शालास होंगे। ऑल्सो बहुत सिंपल सी बात करें, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी SEDGs को क्लब करने की बात करें, लेकिन किस तरह से, इन सभी पॉलिसीज के लिए अगेन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्स हैं जो कि आप अपने आंसर्स में लिखेंगे। नाउ दिस अनदर आर्टिकल जो कि कह रहे थे कि इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप कोई भी पॉलिसी लेके आते हो तो उसमें अगर फेडरल सिस्टम में आ रही है, तो मान लीजिए सेंटर ने अगर कोई पॉलिसी निकाली है तो स्टेट का भी कंसेंसस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी इनइक्वालिटीज हैं, अपनी एसिमेट्रीज हैं, अपनी कमर्शलाइजेशन प्रोसेसेस हैं, तो स्टेट और सेंटर को एक पॉइंट पे आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो 86 के बाद जो है अब एक नई तरह की पॉलिसी आई है, राइट। तो कहीं ना कहीं पिछली पॉलिसी से चेंज करने में अब इसमें इश्यूज आ सकते हैं फ्रॉम दी स्टेट्स, तो उनको भी अडियर करना जरूरी है। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमेशा से हमें पता है कि प्राइमरी स्कूल में लिटरेसी रेट्स कम रही है, न्यूमेरिकली आउटकम्स कम रहे हैं, राइट। रादर जो हायर एजुकेशन है इसमें हमेशा से ही मुद्दे रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स तो रहे हैं, लेकिन जो लोगों के स्किल सेट हैं वो बहुत ही डिफरेंट रहे हैं फ्रॉम जो उनको पढ़ाई की है। हमेशा आपने देखा है कि जब भी आप कॉलेज से सिलेक्ट होते हो आप किसी भी कंपनी में, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है पहले। क्यों? बिकॉज जो आपको पढ़ाया जाता है और जो आप प्रैक्टिकल करते हो कहीं ना कहीं उनमें गैप्स होते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप इश्यूज में डाल सकते हो कि व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर बनाओगे, व्हाई देयर वाज अ नीड, प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है, ये तीनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को एक एडवांटेज बना के पेश करने की कोशिश की गई है। ऑल्सो एक और प्रोज क्या है इसमें कि अर्ली एजुकेशन फ्रॉम एज 3 शुरू कर दी गई है, बोर्ड एग्जाम्स को 2 बार करने की कोशिश की गई है, आप ले सकते हो, सो दैट आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़े, और कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए अलग कमीशन बनाया गया है जिससे कि इंडिया हायर एजुकेशन पे भी आगे आए। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोज हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों को लिखना जरूरी है। अगले 3-4 दिन इस पे आर्टिकल्स आएंगे एंड वील बी डिस्कसिंग देम। नाउ इतनी सब चीजें जो हैं ये इस पर डिपेंड करेंगी कि पैसा किस तरह से, अगर पैसा कितने में आपको सीमित करना है, 6% ऑफ जीडीपी। अब दिक्कत क्या है कि 6% ऑफ जीडीपी है, तो जीडीपी में आपको हेल्थ में भी स्पेंड करना है, आपको इकोनॉमी पे भी स्पेंड करना है, तो टू मेक श्योर दैट दिस गेट 6% ऑफ द जीडीपी एंड वेयर टू गेट दिस मनी इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ऑल्सो एक एडेड एडवांटेज क्या है, मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ समय तक आपकी मदर टंग है, तो आपकी बेसिक जो नॉलेज है वो आपकी मदर टंग में माना गया है कि कन्वीनियंट होगी, तो उस चीज का भी ध्यान दिया गया है। तो होता है जैसे रीजनल लैंग्वेजेस को हमेशा से कहा जाता है कि बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं उन पे भी अब काम देने की कोशिश की गई है। लेकिन यूजुअली क्या हुआ है, व्हाई इंग्लिश हैज बीन प्रेफर्ड, बिकॉज इंग्लिश बहुत हेल्प करती है ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स की डिफरेंट स्टेट्स के लोग कम्युनिकेट कर सके, लेकिन अब रीजनल लैंग्वेजेस को भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स तो हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, लेकिन कैसे यूज करने हैं उस पर अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे हमने देखा है कि मिड डे मील की शुरुआत क्यों की गई थी, सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मील्स की वजह से कहीं ना कहीं स्कूल्स में एनरोल करें, तो उस चीज़ को एक और लेवल पर बढ़ाया गया है कि एनर्जी फिल ब्रेकफास्ट दिया जाए ताकि आपका बेटर लर्निंग आउटकम भी आए। ऑल्सो इंक्लूजन फंड्स की बात की गई है जिससे सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को पैसे मिले फॉर एजुकेशन, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से ये आगे बढ़ेंगे, तो दिस विल बी वन ऑफ द कॉन्स।
तो प्रोज और कॉन्स की लिस्ट आप बनाते जाओ, आप देखोगे बाय एंड ऑफ द होल थिंग आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। नाउ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एजेंडा क्या है कि स्कूल एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस जो है कोई भी एक्सेस कर सके, लेकिन इसके लिए राइट टू एजुकेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और अभी तक इसकी बात नहीं है कि किस तरह से चेंजेस किए जाने चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्स। नाउ इसमें बहुत अच्छी बात क्या है कि हायर एजुकेशन के लिए अलग एक रेगुलेटरी काउंसिल्स भी बनाई गई है, लेकिन अब स्टेट्स क्या एक सेंटर की काउंसिल के अंडर आना मानेंगे, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आपका 2025 तक यूनिवर्सल लिटरेसी और न्यूमरेसी का डेडलाइन है, तो जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उन सभी को अडहियर करने के बाद ही आप 2025 तक अपने गोल को रीच कर पाएंगे। नाउ द लास्ट थिंग इज द लास्ट आर्टिकल विच टॉक्ड अबाउट इट, वो कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी में सही इंग्रेडिएंट्स और राइट रेसिपी तो है, लेकिन इसको इंप्लीमेंटेशन जो आप देख रहे हो दोनों आर्टिकल्स में यही डिस्कस किया कि पॉइंट्स तो सारे हैं, लेकिन क्या इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि कहीं ना कहीं प्री स्कूल को भी अडहियर कर रहे हैं, प्री स्कूल से डॉक्टरल स्टडीज़ के लिए एब्सोल्यूट एक सिंगल पॉलिसी है जो अब तक नहीं थी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट वोकेशनल ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है? ऐसी ट्रेनिंग जिनसे आपको जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से जितनी इंपॉर्टेंस साइबर स्पेस की हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपको लर्निंग के लिए मोबिलिटी ऑल्टरनेट पाथवेज लाइक साइबर थिंग्स वो भी इंक्लूड की गई है। तो दिक्कत क्या है जो मैं आपको बता रही थी कि एक मिसमैच है बिटवीन व्हाट यू हैव बीन टॉट एंड व्हाट यू सपोज टू वर्क एट। तो कहीं ना कहीं उस गैप को ब्रिज करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है कि 5+3+3+4 की बात है, तो कहीं ना कहीं हर एक डिवीजन पे डिफरेंट इंसेंटिव्स देने की बात की गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपसे कह रहे हैं, सॉरी फोर्थ चैनल पे आपसे कह रहे हैं कि आप बोर्ड्स को बार बार दे सकते हो, या फिर आपसे कहा जाता है कि हर लेवल पे आप डिपेंडिंग अपॉन कितने साल की आपने डिग्री की है आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकते हो या डिग्री सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स देने की बात है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ी, रीजनल लैंग्वेजेस यानी कि चाइल्ड की जो मदर टंग है उसमें इनिशियली उनको पढ़ाने की बात है। तो कहीं ना कहीं जो मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी है यही कहीं ना कहीं यूएसपी बन जाएगी। ठीक, लेकिन दिक्कत कहाँ है? हाउ इट इज टू बी वर्कड आउट, अगेन वो पॉइंट कहीं ना कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आपका एजेंडा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े। ना, आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको पॉलिसी के बारे में पता है और आपको पता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है। तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने के लिए जितना ही सरकारी कॉलेजेस का होना जरूरी है उतना ही ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस का भी होना जरूरी है, सो दैट इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज कहीं ना कहीं बना सके। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। इंस्पेक्शन नॉट ओनली फ्रॉम सेंटर का एंड, बट इनको एक सेल्फ असेसमेंट एंड वॉलंटरी डिक्लेरेशन देने की भी आज़ादी दी जाएगी कि आप खुद को अपने आप असेस कीजिए। उससे क्या है, कहीं ना कहीं ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग एक्रेडिटेशंस एज वेल। तो कहीं ना कहीं फंडिंग उस तरह से मिलेगी, एक्रेडिटेशंस वैसे मिलेंगे, रेगुलेशंस वैसे होंगी जैसे कि आप सेल्फ असेसमेंट में या इंस्पेक्शंस में आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की या प्रोसेस को और अच्छा बनाने की भी डिस्कशन है। एंड जितने भी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं इनको भी आगे बढ़ाया जाए इन टर्म्स ऑफ दी रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो मैं आपको पॉइंट बता रही थी कि जितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पे स्पेंड करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी बिकॉज हेल्थ के पे भी पैसा लगना है, सिक्योरिटी पे भी पैसा लगना है और बाकी की सेक्टर्स पे भी पैसा लगना है। सो टू गेट दिस 6%, हाउ टू गेट दिस 6%, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की कितनी इसमें कंट्रीब्यूशन होगी, प्राइवेट की कितनी होगी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज दोनों की ही जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कितने सारे आपने प्रोज एंड कॉन्स पढ़े। नाउ टू कंसोलिडेट द होल आइडिया, ध्यान रखना कि आप एक पेज पे 2 कॉलम्स बना लो, प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो जिस आर्टिकल में जो प्रोज मिले वो लिख लो और जो कॉन्स मिले वो लिख लो। आप देखोगे बाय एंड ऑफ इट यू विल हैव अ फुल फ्लेज्ड 15 मार्क्स का आंसर। ठीक है, सो जस्ट वर्क ऑन दीज 3 आर्टिकल्स। आपको इवेंचुअली भी जो हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे आप देखोगे हर आर्टिकल में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे। आप लिस्ट बना लीजिए एंड यू विल सी कि आपको काफी नए पॉइंट्स पता लगे। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फॉर द डे। फ्रेंडशिप डे डिस्काउंट्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता है। इफ यू गेट अ फ्रेंड यू गेट 10% डिस्काउंट्स। अगर आपको कोई भी और डाउट्स हैं, इश्यूज हैं, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर, वी ऑलवेज देयर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।